हम अपने लिए नहीं लड़ते हैं। जब हम अपना मुकदमा लड़ते हैं तो बैंड उतार देते हैं। इट मीन्स कि दिस प्रोफेशन इज नॉट फिट फॉर, हम अपने लाभ के लिए नहीं लड़ेंगे। हम किसके लिए लड़ रहे हैं? जिसको न्याय हो रहा है, जिसके साथ जिसको न्याय दिलाने। तो हम बदलने के लिए हैं, हम अन्याय नहीं बर्दाश्त कर सकते। हम नौकरी पेशा वाले आदमी नहीं है, ये ब्लड ऐसा है वकीलों का। अन्याय होगा हम बोलेंगे। आरोप लगता है कि वकील जो दूसरे पक्ष से पैसा लेके सुनवाई में ढिलाई कर देते हैं। दरवाजे से इंदिरा गांधी को फीस और फाइल के साथ लौटा दिया कि तुम्हारा मुकदमा नहीं लड़ेंगे क्योंकि तुमने इस देश में इमरजेंसी लड़ा। ज्योतिषम व्यवहारम च प्रायश्चितम चिकित्सतः अजानम यो नरो बूर्यात अपराधम की अंतःपर। ज्योतिषी, चिकित्सक और अधिवक्ता अगर ये ज्ञानी नहीं है तो इससे बड़ा अपराध कुछ नहीं है। किसी बड़े हॉस्पिटल में चले जाइए, गरीब आदमी की एंट्री नहीं होगी, बिना पैसा जमा किए इलाज नहीं होगा। और हिंदुस्तान के किसी अदालत में आप चले जाना और एक पैसा जेब में नहीं होगा, वकील आपका काम जरूर करेगा। अक्सर देखने को मिलता है कि वकील और पुलिस आपस में भिड़ते रहते हैं। देखिए है क्या, जैसे रामरती गई थाने में और रामरती से दरोगा जी ने 20,000 रुपये मांगा कि तुम्हारी FIR तब दर्ज करेंगे जब 20,000 रुपये। अब रामरती किसी वकील के यहाँ चली गई, वकील साहब उसकी पैरवी में चले गए थाने। तो पुलिस को लगता है कि हमारा डिस्टर्ब हो रहा है जो 20,000 रुपये ब्राइब, तो वो फिर वकील के साथ मिसबिहेव करता है। शुरुआत यहीं से। दूसरा रीज़न ये है कि वकील, आप समझिए हिटलर का हुआ था, कोई हिटलर के खिलाफ कार्टून भी नहीं बना पाता था, नहीं तो गैस चैम्बर में डाल दिया। पॉलिटिकल मतभेद नहीं रख सकते थे, लेकिन हेंस लीटन नाम के जर्मनी के वकील ने हिटलर को तलब किया और 3 घंटे क्रॉस एग्जामिनेशन किया। जोहानिसबर्ग की कचहरी से नेल्सन मंडेला निकले और 28 साल जेल रह के अफ्रीका को आज़ादी दिलाई। यह क्षमता उनके अंदर इसलिए थी कि वो पेशे से वकील थे। आज के समय में कड़वा सच ये भी है कि जब नया वकील कोई आता है तो उसके लिए हाईकोर्ट में अपनी जगह बनाना काफ़ी मुश्किल होता है। तो क्या कहीं अभी ऐसा सिस्टम चल रहा है कि बिना गॉडफादर के हाईकोर्ट में वकालत करना शायद मुमकिन नहीं है? नहीं, ये तो एकदम बेमानी बात है। हाई कोर्ट में वकालत करने के लिए कोई गॉडफादर की ज़रूरत नहीं है। और हम लोग भी इस्टेब्लिश वकील हुए तो हमारे कोई गॉडफादर नहीं थे। हम फर्स्ट जनरेशन लॉयर और पहली पीढ़ी के वकील हैं। वो वकालत आप नियमित, आपका ध्येय हो, डिसिप्लिन हो और नियमित अध्ययन हो और आपके इमोशन पे आपका कंट्रोल हो और वकालत के पेशे के प्रति प्यार हो, तो निश्चित रूप से वकालत चलती है। गॉडफादर रहने के बावजूद भी आपकी वकालत नहीं चलेगी अगर आप पेशे से प्यार नहीं करते या उस प्रोफेशन के प्रति पूरी तन्मयता से काम नहीं करते। अच्छा, एक तहसील होती है, फिर जिला न्यायालय होता है, हाई कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है। इसमें क्या कैटेगरी होती है? वकालत करने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए? वकालत के लिए वही योग्यता है कि LLB की परीक्षा पास हो, चाहे 5 ईयर लॉ हो चाहे 3 ईयर लॉ हो। पास होने के बाद इनरोलमेंट कराती है बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश या अन्य जो भी बार काउंसिल कंसर्न स्टेट की है, और बार काउंसिल के रजिस्ट्रेशन के बाद आप वकालत कर सकते हैं। अब 2 साल के अंदर आपको AIB की परीक्षा पास करनी पड़ती है जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया संपादित करता है और अमूमन एवरेज बच्चे उसको पास करते हैं। रिजल्ट का रेशियो भी 60% 70% रहता है। और अगर कोई बच्चा अनफॉर्चुनेटली फेल हो गया तो वकालत फिर भी नहीं बाधा होती, वो फिर उसको दे सकता है अगली बार। मतलब हर 6 महीने पे हम एग्ज़ाम कराते हैं। तो और तहसील का वकील और सुप्रीम कोर्ट के वकील में कोई फ़र्क नहीं है। आपको वकालत जहाँ आदमी की इच्छा हो वहाँ करनी चाहिए और जहाँ उसे अच्छा लगे, जहाँ पीड़ित व्यक्ति को न्याय वो दिला सके बेहतर ढंग से, वहाँ करती है। जिसको जैसी सुविधाएं होती हैं, जैसे जो तहसील में वकालत करना चाहते हैं तहसील में करते हैं, जिसको उच्च न्यायालय में करनी उच्च न्यायालय में करता है या सुप्रीम कोर्ट में करता है। कोई इसके लिए अलग कैटेगरी नहीं है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट में एक एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड की परीक्षा होती है, बट वो फॉर आर्गूमेंट नहीं है, वो फाइलिंग के लिए है। आर्गूमेंट कोई भी वकील कहीं भी कर सकता है देश के किसी अदालत में। अच्छा, आपने अभी कहा कि जहाँ वो न्याय दिला सके, तो कोर्ट में, भारत की कोर्टों में बहुत सारे केस पेंडिंग पड़े हुए हैं। 20-20 साल गुजर चुके हैं। कई लोग तो धरती से जा चुके लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिला। इसकी वजह क्या मानते हैं आप? देखिए, न्यायिक क्षेत्र में ही दिक्कत नहीं है, चूँकि पॉपुलेशन ज़्यादा है भारतवर्ष की, तो हर क्षेत्र में तनाव। आप मेडिकल कॉलेज जाइए तो एडमिशन नहीं है, किसी हॉस्पिटल में जाइए तो दिक्कत है। तो चूँकि जनसंख्या अधिक है और डॉक्टर्स की संख्या कम है, ऐसे ही न्यायाधीशों की संख्या कम है
और न्यायमूर्तियों की संख्या भी कम है। उदाहरण के तौर पे इलाहाबाद उच्च न्यायालय में 160 जज होने चाहिए, तो 100-110 के आसपास ही रहते हैं, 40-50 सीटों खाली है। 30-40% वैकेंट सीटें रहती हैं जो लोअर जुडिशरी में। तो इतना ज़्यादा लिटिगेशन है, कायदे से संख्या बढ़नी चाहिए, पर इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव है। मान लीजिए जज ही बना दिए जाएँ तो कहाँ बैठेंगे, कैसे काम होगा, इसलिए पेंडेंसी है। और पेंडेंसी पर जितना हल्ला है उसके अलावा न्याय सही मिले, ये भी बात है। अब ऊपर चले जाते हैं, ये थोड़ा सीपीसी के मुकदमे और सिविल सूट्स में दिक्कत है, लंबा चलता है। तो ये देखना चाहिए वकीलों को भी, न्यायाधीशों को भी, कि जब तक अदालत के प्रति विश्वास बना हुआ आम व्यक्ति का, तभी तक उन दोनों लोगों की रोटी चल रही है। तो अदालत पे विश्वास, छोटी सी लड़ाई होती, गांव में आदमी कहता हम कोर्ट जाएंगे, कोर्ट में देख इट लेंगे। मीन्स कि कोर्ट कोई ऐसी जगह है जहां उसको न्याय मिलने की पूरी उम्मीद है। अगर ये होने लगेगा कि लिटिगेशन बहुत लंबा पेंडिंग हो, इसलिए बिना मतलब एडजमेंट नहीं होने चाहिए। और जजेज को भी ध्यानपूर्वक ये निर्णय जल्दी करना चाहिए। जहाँ इंटरिम रिलीफ की ज़रूरत पड़े वहाँ ज़रूर इंटरिम रिलीफ देना चाहिए बिना किसी प्रेशर के, और तभी जो है वो आम व्यक्ति का विश्वास कायम रहेगा। जहाँ तक पेंडेंसी की बात है कि अब तेज़ी से पेंडेंसी भी ख़त्म की जा रही है, लेकिन एक खतरा ये भी है कि पेंडेंसी ख़त्म करने के चक्कर में आप पूरी सुनवाई न करिए या ठीक से पक्ष न रखा जाए, ये भी ठीक नहीं। कोई ट्रायल अगर 20 दिन में हो गया तो गवाही नहीं हुई, प्रॉपर एविडेंस का एप्रिशिएशन नहीं हुआ, क्रॉस एग्जामिनेशन का अवसर नहीं मिला, तो कई बार झूठे लोगों को सज़ा होने लगेगी, तो विश्वास चरमराएगा। अच्छा, वकीलों के लिए कोई हेल्थ इंश्योरेंस ऐसी पॉलिसी की भी डिमांड है आपकी? डिमांड नहीं, देखिए पिछले 5-6 सालों में हम लोगों ने वकीलों की बेहतरी के लिए काम किया। जैसे किसी और प्रोफेशनल को डेथ पर पैसा नहीं मिलता है, सीए को नहीं मिलता, आर्किटेक्ट को नहीं मिलता, डॉक्टर को नहीं मिलता, इंजीनियर को नहीं मिलता, हम पत्रकारों को भी नहीं मिलता है। हाँ, पत्रकारों को, एडवोकेट कोई भी डेथ हो, चाहे तहसील का चाहे सुप्रीम। मैंने उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के मदद से हमने ये कराया कि 60 साल तक के एडवोकेट के डेथ पे पहले 5 लाख मिलता था। इसको हमने 9 मार्च 2019 को 70 साल कराया। अब 70 साल तक के वकील के डेथ पर 5 लाख रुपए मिलता है, चाहे सामान्य मृत्यु हो चाहे असामान्य मृत्यु हो। अभी हमने असामान्य मृत्यु पे बढ़ा दिया है, 1 लाख और कर दिया है, तो 6 लाख असामान्य मृत्यु पे है 70 वर्ष तक, और 5 लाख सामान्य। इसके अलावा 70 से 80 साल तक एडवोकेट के डेथ पे पहले 1.5 लाख मिलता था। हमने इसको 80 साल समाप्त किया जब उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के चेयरमैन हुए, और हमने कहा कि कोई 500 साल जिंदा रहे तब भी ये पैसा मिलेगा, उम्र सीमा समाप्त की, और 3 को 1.5 लाख जो था उसको 3 लाख कर दिया। तो 70 तक वकील के डेथ पे 5 लाख मिल रहा है, और 70 से ऊपर 3 लाख रुपए मिल रहा है। इसी तरह से अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए अधिवक्ता कल्याण निधि हमने तैयार की। आप 5,000 रुपये किसी बैंक में जमा करेंगे तो 30 साल के बाद 40,000 से ज़्यादा नहीं होगा, एफडी करेंगे तो। आप अधिवक्ता कल्याण निधि के सदस्य बन जाइए, बार काउंसिल में 5,000 रुपये जमा करिए, तो 30 साल वकालत पूरी होने पे जीते जी आपको 5 लाख रुपए मिलता है। पहले ये 1.5 लाख रुपए की राशि थी, इसको हमने 25 नवंबर 2021 को उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर 5 लाख रुपये कराया, तो ये 5 लाख रुपये हो गई, और ये भी एक बड़ी हेल्प है एडवोकेट्स को। तीसरा, नए वकीलों को भी हम 5,000 रुपये किताब कापी स्टेशनरी के लिए देने के लिए कि 3 वर्षों तक देंगे। 1 करोड़ 60 लाख रुपए फर्स्ट किस्त गवर्नमेंट ने रिलीज़ की है, जिसमें 90 लाख रुपए हम लोगों ने दिया है। बाकी और इसको भी रेगुलाइज करेंगे ताकि नए बच्चों को प्रोत्साहन राशि मिले। हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में बताया कि बार काउंसिल की तरफ से पहले 10,000 रुपये मेडिकल हेल्थ मिलती थी एडवोकेट को, लेकिन इसको बढ़ा के हमने 50,000 किया है। अब 50,000 रुपये तक मेडिकल हेल्थ मिलती है, और पिछले 5 साल में हमने 28 करोड़ रुपए दिया है उत्तर प्रदेश के बीमार वकीलों को। लेकिन वितरण में कई बार गड़बड़ी हो जाती है, देने वाले लोग भी बायस्ड होते हैं, अपने समर्थकों को देते हैं, तो इसमें विसंगतियां दिखाई दे रही है। तो अभी प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान योजना में वकीलों को जोड़ दिया है 70 वर्ष तक के वकील के, 70 से ऊपर वालों को। 70 से नीचे के लिए हम एक हेल्थ इंश्योरेंस लाएंगे, निश्चित रूप से लाएंगे, हमारा विज़न है। और 5 लाख रुपये तक का हेल्थ इंश्योरेंस हो, ताकि जो है सीधे 5 लाख रुपये हॉस्पिटल के खाते में जाए और वकील कैशलेस इलाज करा सके, इसके लिए हम करेंगे। अच्छा, वकील और पुलिस के बीच में भिड़ंत क्यों होती रहती है? अक्सर देखने को मिलता है कि वकील और पुलिस आपस में भिड़ते रहते हैं। देखिए है क्या, जैसे रामरती गई थाने में,
और रामरती से दरोगा जी ने 20,000 रुपये मांगा कि तुम्हारी FIR तब दर्ज करेंगे जब 20,000 रुपये दोगे। अब रामरती किसी वकील के यहाँ चली गई, वकील साहब उसकी पैरवी में चले गए थाने। तो पुलिस को लगता है कि हमारा डिस्टर्ब हो रहा है जो 20,000 रुपये ब्राइब, तो वो फिर वकील के साथ मिसबिहेव करता है। शुरुआत यहीं से होती है। दूसरा रीज़न ये है कि वकील निर्भीक है, हम न डरने वाली कौम है, ये समझना पड़ेगा। वकील को आप जनरल दृष्टि से नहीं देख सकते। जैसे परवेज़ मुशर्रफ ने बर्खास्त कर दिया इफ्तिकार चौधरी को 2007 में, जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे। कोई नहीं बोला, कौन सैनिक तानाशाह के खिलाफ बोलेगा? ब्यूरोक्रेट नहीं बोले, वहाँ के पॉलिटिशियंस नहीं बोले। 80,000 वकील इस्लामाबाद की सड़कों पे आ गया 9 मार्च 2007 को, और उसने कहा परवेज़ मुशर्रफ जी आप इफ्तिकार चौधरी को भी बहाल करिए और लोकतंत्र भी बहाल करिए। आप समझिए हिटलर का हुआ था, कोई हिटलर के खिलाफ कार्टून भी नहीं बना पाता था, नहीं तो गैस चैम्बर में डाल दिया जाता था। पॉलिटिकल मतभेद नहीं रख सकते थे। लेकिन हेंस लीटन नाम के जर्मनी के वकील ने हिटलर को तलब किया और 3 घंटे क्रॉस एग्जामिनेशन किया। तो ये जो क्षमता है, जैसे अश्वेत मूवमेंट था, काले गोरों में रंगभेद का मामला था, अफ्रीका पिछड़ा हुआ था, गुलाम था। जोहानिसबर्ग की कचहरी से नेल्सन मंडेला निकले और 28 साल जेल रह के अफ्रीका को आज़ादी दिलाई। यह क्षमता उनके अंदर इसलिए थी कि वो पेशे से वकील थे। तो अन्याय बर्दाश्त न करने वाली कौम वकील है। जब हम 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के रूप में होते हैं तो यूनिफिकेशन ऑफ अमेरिका होता है, और जब कैलिफोर्निया में वकालत करने वाले 37वें राष्ट्रपति निक्सन बनते हैं वकील अमेरिका के, तो अमेरिका दुनिया का नंबर 1 देश होता है। अमेरिका जैसे लोकतंत्र में अश्वेत राष्ट्रपति कभी नहीं बना, लेकिन बराक ओबामा नाम का वकील पहली बार राष्ट्रपति 46वां अमेरिका के अश्वेत बनते हैं। और ये नहीं, आप देखिए, आपको उदाहरण दें, क्यूबा में हवाना यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकले फिडेल कास्ट्रो, चेम्बर के बिजली काट दिया बसिस्ता ने कि बिजली का बिल नहीं दे पा रहे थे, छोटे वकील थे, लेकिन वो जब सड़क पर उतरे तो बसिस्ता के राजतंत्र को उखाड़ फेंका। तो आप हिंदुस्तान में भी हम अपने लिए नहीं लड़ते हैं, जब हम अपना मुकदमा लड़ते हैं तो बैंड उतार देते हैं। इट मीन्स कि दिस प्रोफेशन इज़ नॉट फिट फॉर, हम अपने लाभ के लिए नहीं लड़ेंगे, हम किसके लिए लड़ रहे हैं? जिसको न्याय हो रहा है, जिसके साथ जिसको न्याय दिलाने, समाज के अंतिम व्यक्ति के लिए। आप देखिए विभिन्न डिफरेंट क्षेत्रों में देखिए, शिक्षा के क्षेत्र हमसे वही मतलब था, लेकिन दान मांगकर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनाने का काम किसी ने किया तो कौन किया? पेशे से वकील मदन मोहन मालवीय। इस देश में स्वदेशी और स्वावलंबन की पहली लड़ाई कौन लड़ा? एडवोकेट बाल गंगाधर तिलक। ट्रेड यूनियन मजदूरों की बेहतरी की बात हो रही थी। मार्च 1920 में दिल्ली में सम्मेलन हुआ कि मजदूरों की बेहतरी के लिए, लेकिन उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? एडवोकेट लाला लाजपत राय। बरडोली का आंदोलन किसके लिए हुआ? सरदार वल्लभ भाई पटेल लीड कर रहे थे। आंदोलन था किसका? किसानों का। हमसे मतलब नहीं है, हम दूसरे के गोलमेज सम्मेलन में भारत का नेतृत्व, अरे गुलाम सब लोग थे, लेकिन वकीली जेल क्यों जा रहा है? वकील महात्मा गांधी लीड किए, और फिर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। भाई बहुत दलितों में पिछड़ापन था और अन्याय हो रहा था, लेकिन आवाज़ उठाएगा कौन? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, क्योंकि वो वकील थे। जो वकील होगा वो अन्याय के खिलाफ लड़ेगा, वो मानेगा नहीं। और इसीलिए सैकड़ों दौसा कॉन्स्पिरेसी केस लड़ने वाले चित्तरंजन हों, सी राजगोपालाचारी हों, कैलाशनाथ काटजू हों, मोतीलाल नेहरू हों, इस देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद हों, लोकसभा के पहले स्पीकर माल्यानकर हों, देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हों, यूपी के पहले चीफ मिनिस्टर गोविंद वल्लभ पंत हों, या किसानों के सबसे बड़े नेता कौन थे? चौधरी चरण सिंह, मेरठ कचहरी में वकालत करते थे। तो हम बदलने के लिए हैं, हम अन्याय नहीं बर्दाश्त कर सकते। हम नौकरी पेशा वाले आदमी नहीं है, ये ब्लड ऐसा है वकीलों का। अन्याय होगा हम बोलेंगे, और जिस दिन जो अन्याय के खिलाफ नहीं बोलेगा वो फिर वकील नहीं है। आप देखिए एक चीज़ और आपको बताएं, पॉलिटिकल नेता जो है वो आज सपा में है, कल भाजपा में होगा, सपा कांग्रेस में होगा, बसपा में होगा, बदलते रहते हैं। हमारा क्या है? राम बनाम श्याम का मुकदमा हम लड़ रहे हैं। अगर हमने राम की तरफ से तहसील में भी मुकदमा में वकालतनामा लगा दिया तो उस मुकदमे में हम सुप्रीम कोर्ट तक श्याम की तरफ नहीं जाएंगे, चाहे वो 1 करोड़ फीस दें। हम न बदलने वाले दल नहीं बदलते, हम जिसके तरफ हैं
उसी की तरफ रहेंगे। लेकिन अब आरोप लगता है कि वकील जो दूसरे पक्ष से पैसा लेके सुनवाई में ढिलाई कर देता है। अब वो कोई ऐसा वकील होगा जो वास्तव में मन से वकील नहीं है। वकालत पैसा कमाने का साधन है ही नहीं। आपको बताएं, वकालत जिस दिन कोई गरीब आदमी मुस्कुरा देता है उसको आप न्याय दिलाते हैं, वो सबसे बड़ा न्याय। इससे बड़ा काम वकालत में कुछ नहीं है। वकालत बहुत पवित्र पेशा है, इसको जो नहीं समझेगा। आप देखिए, इस देश में इमरजेंसी के हम लोग 50 साल मना रहे हैं। इमरजेंसी लगी, इंदिरा जी ने जजेज की सीनियरिटी बदल दी। चीफ जस्टिस जो जूनियर था चौथे नंबर पे, उसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया। जजेज नहीं बोले जिनके खिलाफ ये हुआ, वकीलों ने बोला कौन? पीएन लेखी जेल गए, अरुण जेटली जेल गए, रविशंकर प्रसाद जेल गए, जेठमलानी पे मीसा लगा, और नारिमन ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल का पोस्ट छोड़ दिया। और हजारों की संख्या में वकील आपातकाल के खिलाफ जेल गए। और यही नहीं, पालकी वाला जो इंदिरा गांधी का मुकदमा लड़ रहे थे राजनारायण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में, जब इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने लौटा दिया तो दरवाजे से इंदिरा गांधी को फीस और फाइल के साथ लौटा दिया कि तुम्हारा मुकदमा नहीं लड़ेंगे क्योंकि तुमने इस देश में इमरजेंसी लड़ाई। अब आप सोचिए कि प्रधानमंत्री को, वो भी इंदिरा गांधी जैसी प्रधानमंत्री को, दरवाजे से फीस और फाइल के साथ लौटाने की क्षमता सिर्फ काले कोट के बिरादरी के अंदर है और किसी के अंदर नहीं। तो इसलिए वकील का थोड़ा सा, आप वकीलों का जो खून है वो दूसरा है। हम कलयुग में शनि देवता के प्रतिनिधि हैं, काले कोट वाले न्याय के देवता। अच्छा, हमारे एक मित्र ने कहा था कि पूछ लीजिएगा कि वकीलों की ड्रेस काली सफ़ेद क्यों होती है। काली सफ़ेद देखिए, ये चला आ रहा है। और काला सफ़ेद का ये है कि हम लोग जो है अपराधों में और इसमें जो सच है वो ढूंढ लेते हैं, इसलिए भी होती है। और ड्रेस कोड बनाया गया है, उसको पालन करते हैं। और आपको यकीन बताएं, जिस दिन हम काला कोट पहनते हैं, बैंड पहनते हैं, गाउन पहनते हैं, हमको अपने आप में, हम अपने आप को एलिवेटेड फील करते हैं। और मैंने लखनऊ विश्वविद्यालय में लॉ फैकल्टी टॉप किया, लेकिन कभी भी आईएएस से लेकर चपरासी तक की परीक्षा नहीं दी। और हमारा कोई बैकग्राउंड वकालत नहीं था। हम वकालत से प्यार करते थे। हम नौजवान पीढ़ी को कहना चाहेंगे और नए वकीलों को कहना चाहेंगे, आप अपने प्रोफेशन से प्यार करिए। वकालत में बहुत अनंत ऊंचाइयां हैं, इतनी ऊंचाई है, इतना सम्मान है जितना और किसी काम में नहीं है, मैं कहना चाहता हूँ। अच्छा, पहले वकीलों की जो इमेज हुआ करती थी, पहले कहा जाता था कि जब लड़का पढ़ने में अच्छा नहीं है, चलो ठीक है वकालत करा दो। बहुत रेयर केस में लोग वकालत करते थे। आज की तारीख में लाइन लगती है लॉ करने के लिए, तो क्या आपको इमेज में क्या अंतर नज़र आता है? देखिए, अभी भी ऐसा नहीं है। ऐसे भी एडवोकेट्स हैं जो कि कुछ नहीं कर पाए तो दिमाग में आता है कि वकालत कर लें। और तब भी ऐसे वकील थे, तब तो बैरिस्टर की पढ़ाई बाहर होती थी। सामान्य आदमी तो वकील हो ही नहीं पाता था, और हर बड़ा आदमी शहर का वकील होता था। अभी भी टॉप टैक्स पेयर्स में हम सबसे ज़्यादा है कि तो, लेकिन अब इसमें असमानता बहुत है। वकीलों को बुनियादी सुविधाओं का अभाव है, और वास्तव में जो न्याय वकीलों को मिलना चाहिए था वो नहीं मिला आफ्टर इंडिपेंडेंस। आप समझिए कि हम पक्का घर दे रहे हैं मज़दूरों को, गवर्नमेंट की पॉलिसी है। आज भी आप कचहरी में जाइए तो तहसीलों में लोग टीन के नीचे, मड़ई के नीचे, छपरा के नीचे, खपड़ा के नीचे बैठ रहे हैं। अब आप आज़ादी के 78 साल बाद भी अगर पक्के चेंबर के नीचे वकील नहीं बैठ रहा है, महिला वकीलों के लिए कॉमन रूम नहीं है, या इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, या महिला शौचालय नहीं है, तो ये एक विचारणीय प्रश्न है। हालांकि गवर्नमेंट ने अभी काफ़ी प्रयास किए हैं। अभी 691 करोड़ तो 3 कोर्टों को दिया है, अमेठी को, चंदौली को और महोबा को, इंटीग्रेटेड कैंपस बनाने के लिए। सलावस्ती में भी बनाया है, प्रयाग में भी 680 करोड़ का 10,000 वकीलों का चैम्बर बना है। लेकिन अभी भी वकील टीन में, मड़ई में, छपरा में, खपड़ा में बैठ रहा है। और इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकारों को भी निवेदन करना चाहता हूँ, और योजना बनाने वाले लोगों को भी, कि आज़ादी के 78 साल बाद, करीब 80 साल बाद भी अब एक योजना ये बननी चाहिए कि उत्तर प्रदेश में सारी कचहरियाँ, सारे तहसील टीन मुक्त, मड़ई मुक्त, छपरा मुक्त और खपड़ा मुक्त होगा। पेड़ के नीचे वकील बैठा हुआ है। आप देखिए, संत कबीर नगर जैसे ज़िले में आप जाइए कभी, एक भी पक्का चैम्बर नहीं है। बाहर का दफ्तर भी किराए पर, उस पर है, मड़ई के नीचे। ऐसे ही भदोही में नहीं है,
कानपुर देहात में हमको बैठने की सुविधाएं नहीं है। तो हम लगातार इसको कोशिश कर रहे हैं और गवर्नमेंट इसमें का रुख भी सकारात्मक है। हम बात रखते हैं कि साहब इन चेम्बर्स को बनाया जाए, क्योंकि पिछली सरकारों ने भी कुछ नहीं किया, लोग वाहवाही लूटते रहे। तो जो बेहतर काम होना चाहिए, अब नई पीढ़ी को कंप्यूटर की सुविधा चाहिए, ई लाइब्रेरी चाहिए। हमने उत्तर प्रदेश बार काउंसिल की तरफ से सभी कचहरियों को, बारों को ई लाइब्रेरी दी, किताबें दी, लाइब्रेरी की सुविधा दी। और किताबें देने के पीछे पर्पस भी यही था कि देखिए, पराशर स्मृति में लिखा है, ज्योतिषम व्यवहारम च प्रायश्चितम चिकित्सतः अजानम यो नरो बूर्यात अपराधम की अंतपर। ज्योतिषी, चिकित्सक और अधिवक्ता अगर ये ज्ञानी नहीं है तो इससे बड़ा अपराध कुछ नहीं है। तो वकील को पढ़ने के लिए अगर बुनियादी सुविधाएं नहीं मिलेगी तो न्याय कैसे दिलाएगा? तो ये चीज़ें हैं। तो इसलिए बुनियादी सुविधाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह डेवलप होना चाहिए, मेरी मान्यता है। अच्छा, भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और जुडिशरी में भ्रष्टाचार को आप किस नज़रिए से देखते हैं? जुडिशरी में भ्रष्टाचार की खबरें आ रही हैं और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जिसको जो न्यायाधीश है, न्यायमूर्ति है, उसको निश्चित रूप से दैवीय कार्य है, उसी दृष्टि से एक्ट करना चाहिए। मुझको लगता है कि कुएं में भांग है, इसलिए समाज में नशा है। कुछ लोग गड़बड़ आ गए हैं, पर मैं ये कह सकता हूँ कि जुडिशरी में अभी भी ईमानदारी है। अन्य लोगों के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर में इतने पैसे मिले, दुनिया ने देखा, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। नहीं, जुडिशियल वर्क नहीं कर रहे हैं, उनको साइडलाइन किया गया, उनको उसके खिलाफ रिपोर्ट बनाकर दे दी गई है। अब चूँकि संविधान में लिखा हुआ है कि किसी न्यायमूर्ति को हटाने का क्या तरीका है, महाभियोग है, और सदन उस पर विचार कर रहा है, तो ऐसा नहीं कह सकते कुछ नहीं, वो कोई निर्णय नहीं कर रहे हैं, वो किसी मुकदमे को नहीं सुन रहे हैं। और जज को इससे बड़ा पनिशमेंट क्या है कि आप उसको जुडिशियल कार्य से अलग कर दीजिए। तो ये सबसे बड़ा पनिशमेंट है, मुझको लगता है। लेकिन वो भी तब हुआ जब वकीलों ने विरोध किया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफ़र कर दिया गया था, लेकिन हाँ बिल्कुल, वकीलों ने विरोध किया। और न्यायपालिका में, मैं किसी पर्टिकुलर केस के बारे में नहीं कहूँगा, लेकिन न्यायपालिका में भ्रष्टाचार अगर है या इसकी शिकायतें हैं तो चिंताजनक है। हम एक साफ सुथरी ईमानदार न्यायपालिका की अपेक्षा करते हैं, और अधिवक्ता समाज के नेता होने के नाते जरूर ऐसी अपेक्षा है। अच्छा, कोर्ट कचहरी में फाइलों को ढूंढने तक के पैसे देने पड़ते हैं, और इस चीज़ का शिकार अधिवक्ता होते हैं। तो अब कई बार लोग बख्शीश भी देते हैं, उसको ब्राइब कहा जाए। देयर शुड बी डिफरेंस बिटवीन, अब जो मान लो किसी ने फाइल दे दिया, हम ही ने दे दिया उसको 50 रुपये, मुकदमा अलाउ हुआ, बाहर हमने 100 रुपये दे दिया अर्दली को, तो कई बार बख्शीश भी रहता है, उसको ब्राइब नहीं कहा जाना चाहिए। लेकिन कई बार सुनने में आता है उधर से मांगा जाता है पैसा। देखिए, आप एक बात आपको बताएं, एक अदालत ऐसी जगह है, आप मेदांता हॉस्पिटल में चले जाइए, किसी बड़े हॉस्पिटल में चले जाइए, गरीब आदमी की एंट्री नहीं होगी, बिना पैसा जमा किए इलाज नहीं होगा। और हिंदुस्तान के किसी अदालत में आप चले जाना, और एक पैसा जेब में नहीं होगा, वकील आपका काम जरूर करेगा, कोई एक वकील नहीं करेगा, दूसरा करेगा, और आपके इस प्रत्याशा में करेगा कि बाद में आप पैसा दे देंगे। लेकिन कोई भी कचहरी से आदमी इसलिए नहीं लौटेगा कि उसके पास पैसा नहीं। कोई वकील तो लौटा सकता है, पर कोई न कोई वकील उसकी मदद के लिए ज़रूर खड़ा होता है। ये काले कोट की बिरादरी की विशेषता है, और इसीलिए ये वंदनीय कौम है। आपने काले कोट के बारे में जो चीज़ें बताई हैं, ये देखकर मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो लोग पुलिस को तो दबंग मानते ही हैं, साथ में वकीलों से भी लोगों को डर हो गया था कि वकील साहब आएंगे, और अगर ज़मीन पे किसी वकील ने हाथ रख दिया तो लोग डरते थे, अब ये तो ज़मीन गई हमारी, वो शायद कम हो जाए। अच्छा, ज़मीन के बारे में लोगों का मानना ये है कि अधिवक्तागण आजकल वकालत में कोर्ट कचहरी से ज़्यादा प्रॉपर्टी कब्जा करने में नहीं, वो कुछ शरारती वकील होंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई बार काउंसिल करती है। देयर इज़ प्रोविज़न अंडर सेक्शन 35 ऑफ एडवोकेट एक्ट कि जहाँ वकील का हम रजिस्ट्रेशन निरस्त कर सकते हैं, ये बार काउंसिल को राइट है, और हमने किया भी है। जिन लोगों ने ज़मीन कब्जा में या गलत कामों में हाथ दिया है, तो आप शिकायत करिए बार काउंसिल को, और हम उस पर कार्रवाई करेंगे डिसिप्लिनरी कमेटी चलाकर। ये काम बेसिक नहीं है, आप मुकदमा लड़ने के लिए हैं, ज़मीन कब्जा करने, अपराध करने के लिए या कानून को हाथ में लेने के लिए नहीं है। हाँ, वकीलों के वकार पर कोई बात आए तो आप आवाज़ उठाइए, उसमें नहीं दिक्कत है, लेकिन आवाज़ लोकतांत्रिक ढंग से उठाया जाना चाहिए और मर्यादा के अंदर उठाया जाना चाहिए, और आपकी आवाज़ सुनी जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आपके पास प्रशांत सिंह अटल जैसे नेता हैं
नेतृत्व करने वाले लोग हैं, जो किसी से न दबने वाले लोग हैं, तो निश्चित रूप से आपकी आवाज़ सुनी जाएगी। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि कोर्ट में कोई आम आदमी आया हो और खुद ही केस लड़ने को तैयार हो कि वकील साहब फाइल दीजिए, मैं खुद केस लड़ लूँगा? इन पर्सन करते हैं लोग, मुकदमा करते हैं, कई बार इन पर्सन करते हैं। कुछ लोग अच्छी बहस करते हैं, उनको लगता है हम अपने तथ्य रख लेंगे तो करते हैं, उसको हम लोग सहयोग भी करते हैं। कहीं फंस जाता है तो जजेस भी हम लोग को कहते हैं कि भाई देखिए इनकी मदद कर दीजिए। तो ये कोई नहीं है, ये कर सकते हैं, आप अपना केस खुद भी लड़ सकते हैं। जीतने के कितने चांस होते हैं कि अगर कोई खुद से अपना केस लड़े, तो क्या लगता है आपको? नहीं, देखिए न्यायाधीश को चाहिए कि वो खुद, अगर मान लिया कोई चीज़ हम नहीं कह पा रहे हैं और सटिल ला है, तो वो कई बार ऊपर से भी मदद करते हैं। हम लोग न्यायाधीशों की मदद करते हैं कानून की व्याख्या में, न्यायाधीश लोग हम लोग की भी मदद करते हैं कि नहीं आपको ये जानकारी नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट ने ये अभी कह दिया है या ये कानून ये है। तो ये एक तरह से चलता रहता है, दोनों लोग में ऐसा व्यवहार रहता है, संबंध रहता है कि कुल मिला के निर्णय जो हो उससे मतलब निर्णय नहीं होना चाहिए, न्याय होना चाहिए। अच्छा, कहते हैं डॉक्टर और वकील से कुछ छुपाना नहीं चाहिए, तो ऐसे में कभी अपराधी भी आता होगा, आपसे बताता होगा कि मैंने ये अपराध किया, मुझे बचा लीजिए, तो क्या आता है, विचार क्या आता है मन में? देखिए ऐसा है कि हमारी भूमिका लाउड स्पीकर की तरह, हम गलत सही का, हमारे पास मुकदमा आता है और हम जो वो कहता है उसको कानूनी सेप दे के माननीय न्यायमूर्ति को सामने कहते हैं। न्याय देने का काम भगवान का है और न्यायाधीश का है, हमसे गलती कोई नहीं होती। हम गलत आदमी के बारे में भी अगर बात करें तो हम उसकी बात रख रहे हैं कि साहब उस दिन जो डेथ मर्डर हुआ तो हम साहब मुरादाबाद में थे। ये मेरा विज़न नहीं है, मेरे क्लाइंट का विज़न है। उस विज़न को हम खूबसूरती से न्याय का मतलब कानूनी जामा पहना के न्यायालय के सामने रखते हैं। न्यायाधीश को चाहिए कि दोनों पक्षों को सुनने के बाद ऐसा न्याय करे कि दोनों लोगों को। अच्छा, क्या न्यायपालिका में भी कुछ समस्याएं, जैसे देश विरोधी तत्व कुछ होते हैं जो आतंकवादी होते हैं, उनके पक्ष में वकील खड़े हो जाते हैं, जबकि भारत में बहुत सारे गरीब तबके के लोग हैं जो अपनी फीस नहीं दे पाते हैं, उनके पक्ष में वकीलों की संख्या कम नजर आती है। और आतंकवादियों के पक्ष में ऐसे वकील खड़े होते हैं जैसे कपिल सिब्बल और बड़े बड़े वकील, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा इतने सारे लोगों का, लेकिन ऐसे लोग खड़े हो जाते हैं जिनकी फीस ही करोड़ों में है। हाँ, अब ये एक आइडियोलॉजिकली कई बार आयातित विचारधारा के वकील भी हैं जो खड़े हो जाते हैं, लेकिन इस पर कोई उनका अपराध नहीं है। आप जिसका चाहें उसका मुकदमा ले सकते हैं। क्लाइंट आपके पास आया है तो वो वकील को अपनी बात कहनी चाहिए। अब इस पर अदालतों को देखना है कि 3 बजे रात में क्यों खुल जाता है आतंकवादियों के लिए, और क्यों लुटई के लिए नहीं खुलता है, जो गरीब आदमी के झोपड़ी का मुकदमा लड़ रहा है उसके लिए तो कचहरियाँ नहीं खुल रही हैं। तो ये बड़े वकीलों के आडंबर में आप मत आइए। मैं फिर कह रहा हूँ कि जजों को देखना चाहिए कि न्याय मिले, और जज अगर 3 बजे सुप्रीम कोर्ट खुल रहा है तो ऐसी इमरजेंसी है क्या? ऐसा तो नहीं कि लोग आइडियोलॉजिकली कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के लोग या बाहरी ताकतों के आधार पर काम करके ये काम कराया जा रहा है। तो ये देखना पड़ेगा, न्यायपालिका को देखना पड़ेगा। वकील तो अपना काम कर रहा है, वो तो प्रेयर कर रहा है कि साहब खुले, लेकिन अगर उनके लिए खुल रहा है न्याय का दरवाज़ा तो लुटाई के लिए भी खुलना चाहिए, जिसके जेब में 50 रुपये है, फटे चप्पल, ये दोनों के लिए होना चाहिए। अच्छा, जिन पर देश विरोध का आरोप लगता है या कुछ देश से गद्दारी करने का आरोप, इसी तरह के आरोप लगते हैं, जो देशद्रोही का आरोप जो भी है, तभी वो वकील क्यों नजर आते हैं वहाँ पर? और एक खास कुछ ही चेहरे हैं जो उनके पक्ष से उनके पक्ष से। देखिए, इसमें मैं आपको बताऊं, राजनीति ढंग से चाहे जो कहे, वकील का कोई दोष नहीं है। वकील अगर चाहे तो उसके पास जो क्लाइंट आता है, एडवोकेट एक्ट में भी लिखा है कि आप रिफ्यूज़ नहीं कर सकते ब्रीफ। तो आतंकवादी के ऊपर आरोप है आतंकवाद का, तो न्यायालय उसका निर्णय करे। वकील अपना पक्ष रखता है और मुकदमा लड़ते हैं, ठीक है। हो सकता है कि वो प्रायोजित हों या बाहर से उनको पैसा मिलता हो या फीस लंबी मिलती हो या कोई बात ज़रूर होगी, लेकिन अगर कोई आदमी लड़ रहा है तो उसको रोका भी नहीं जा सकता। न बार काउंसिल रोक सकती है, न बार एसोसिएशन रोक सकती है, न बार काउंसिल ऑफ इंडिया रोक सकती है, और न न्यायालय रोक सकती है। भाई आपने रजिस्ट्रेशन कराया, अगर एक ही आदमी का बार बार क्लाइंट आ रहा है तो भी हम लड़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं।
तो इसको बहुत हाय तौबा नहीं है, लेकिन यह है कि न्यायालयों को देखना चाहिए कि कहीं ये मैसेज न जाए कि आतंकवादियों के लिए ज़्यादा सहज हैं और छोटे आदमी के लिए कम सहज हैं। अच्छा, आज के जो नए अधिवक्ता आ रहे हैं, इनके बारे में मतलब इनको क्या आप सलाह देना चाहेंगे? हम कहेंगे खूब मेहनत करिए, खूब अध्ययन करिए और अध्ययन करके आगे बढ़िए। और निश्चित रूप से वकालत में अपार संभावनाएं हैं। वकीलों की संख्या ज़्यादा भले हो, पर अच्छे वकीलों की संख्या कम है। अगर डिसिप्लिन के साथ, मेहनत के साथ काम किया जाए तो आप एक सफल वकील होंगे और इसमें अनंत संभावनाएं हैं। और अगर इमेज सुधारने की बात की जाए, क्योंकि जनता के बीच में कुछ इमेज ऐसी बन गई है कई बार देख के कि वकील लोग जो है दबंग होते हैं। दबंग होना एक चीज़ है, अब लेकिन कोई गलत काम नहीं करना चाहिए, कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। और वकीलों की इमेज बहुत अच्छी है। कुछ लोग उसको 1-8% ऐसे होंगे, तो हम उनसे कहेंगे कि ज़रूर मर्यादा का ख्याल रखें। अच्छा, आप सदस्य बार काउंसिल का चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप आने वाले मतलब चुनाव जीतने के बाद आप क्या सुविधाएं वकीलों के लिए, मतलब किस तरह की लड़ाई लड़ेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश के आपके चैनल के माध्यम से और इस बातचीत के माध्यम से हम उत्तर प्रदेश के 4,43,000 अधिवक्ताओं से करबद्ध निवेदन करना चाहते हैं कि आगामी चुनाव में हमें 212 नंबर हमारा क्रमांक है, उस पर मतदान करें और उसके प्रथम वरीयता का वोट दें। और उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं की बेहतरी और बहबूदी के लिए हमने काम किए हैं और आगे भी करेंगे। हम जल्दी ही एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट ले आएंगे। हम अधिवक्ताओं के लिए हेल्थ इंश्योरेंस करेंगे और इसको बहुत जल्दी करेंगे। और इसके अलावा जो स्कीम्स चल रही है उसको कंटिन्यू और प्रभावी ढंग से लागू करेंगे। महिलाओं अधिवक्ताओं के लिए महिला कॉमन हॉल बनवाया जाएगा और अधिवक्ताओं को ई लाइब्रेरी और सुविधाएं और दी जाए बार एसोसिएशन की तरफ से, इसको सुनिश्चित किया जाएगा और इसको निश्चित रूप से हम लोग करेंगे। अच्छा, जो अधिवक्ता रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं उसके बाद शायद वोट डालने के लिए एक अलग से कार्ड बनाना होता है, तो उसके लिए आवेदन कैसे कर सकता है? COP का कार्ड होता है, वो एक डिक्लेरेशन फार्म भरना होता है, सामान्य प्रक्रिया है। मार्कशीट के साथ वो कर दें, तुरंत बार काउंसिल COP जारी करती है। हम 2,49,808 अधिवक्ताओं को COP जारी किए हैं उत्तर प्रदेश में और बड़ी संख्या में, और ये आसान प्रक्रिया है, इसको कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ऑनलाइन आवेदन भी होता है? ऑनलाइन आंदोलन जो है करने के लिए हम जो है इसको अगली बार लाएंगे, क्योंकि मैंने महसूस किया है कि हम रजिस्ट्रेशन को भी ऑनलाइन करेंगे और COP को भी ऑनलाइन करेंगे। ये हमारा एजेंडा है कि इसमें अनावश्यक दौड़ धूप बंद हो और सीधे लोग मोबाइल पे ऐप आए, भर दें और तुरंत आ जाए रजिस्ट्रेशन। क्या कोर्ट कचहरी कभी ऑनलाइन हो सकती है? चल रही है ऑनलाइन और तेज़ी से ऑनलाइन होगी। फाइल प्रक्रिया भी? कोरोना में तो बहुत फाइल प्रक्रिया में भी कोरोना में बहुत दिन तक ऑनलाइन रहा और ऑनलाइन होगा। जितनी उसमें इलेक्ट्रॉनिक सुविधाएं होनी चाहिए सब दी जा रही है और आगे और बेहतर होगा इंफ्रास्ट्रक्चर। तो वकीलों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं से कहूँगा कि खूब मेहनत करें, खूब आगे बढ़ें और उनके साथ आवाज़ उठाने के लिए, उनकी सारी समस्याओं के साथ प्रशांत सिंह अटल खड़े हैं। 24 घंटे 7 दिन 365 दिन जैसे ATM चलता है वैसे हम अधिवक्ताओं की बेहतरी के लिए लगे हैं। उत्तर प्रदेश की सभी कचहरियों में मैं जाता हूँ, सभी आउटलाइन कोर्ट में जाता हूँ, सभी तहसीलों में जाता हूँ, और चाहे बेहट तहसील हो सहारनपुर के बॉर्डर, हरियाणा के बॉर्डर पर, चाहे राजस्थान के बॉर्डर पर करौली तहसील हो, चाहे बहेड़ी हो जो उत्तराखंड के बॉर्डर पे है, चाहे नानपारा हो जो नेपाल के बॉर्डर पर है, और चाहे रसड़ा हो बिहार के बॉर्डर पे, हर जगह हमने जाकर उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं की समस्याएं सुनी है और उनके लिए हम ईमानदारी से खड़े हैं। इसलिए आगामी बार काउंसिल चुनाव में वो जाति पाति भाषा क्षेत्र और आत्मीय जनों का मोहपास छोड़ें और प्रशांत सिंह अटल के 212 नंबर क्रमांक पर प्रथम वरीयता का वोट दें, ताकि अधिवक्ताओं की सुविधाएं और बढ़ाई जा सके, अधिवक्ताओं की बेहतरी और बहबूदी के लिए काम हो सके। यही मैं अपील करना चाहूँगा। धन्यवाद।